बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरीश बाबू नाम का एक जमींदार रहता था, जो अपनी चालाकी और लालच के लिए दूर दूर तक कुख्यात था। हरिलाल देखने में तो साधारण इंसान लगता था, लेकिन उसका दिल पत्थर जैसा कठोर और उसकी नीयत जहरीले नाग जैसी थी। वह अपनी जमीनों को गरीब किसानों को ठेके पर देता था, लेकिन इसके पीछे उसकी एक शातिर चाल छुपी होती थी। हरिलाल के गांव में अधिकतर किसान गरीब और अनपढ़ थे। वे अपने पेट की आग बुझाने और परिवार का गुजारा करने के लिए जमींदार के ठेके पर काम करने को मजबूर हो जाते। हरिलाल उन्हें मीठे शब्दों और झूठे वादों से फुसलाता। वह कहता, मेरी जमीन पर काम करो, तुम्हें अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। तुम्हारे परिवार के लिए यह काम वरदान साबित होगा। परंतु जैसे ही किसान उसकी जमीन पर काम करना शुरू करते, हरिलाल का असली रूप सामने आने लगता। वह अपने ठेके की शर्तें बदल देता और किसानों पर भारी कर का बोझ डाल देता। उनकी उपज का बड़ा हिस्सा हरिलाल अपने पास रख लेता और किसानों को मुश्किल से इतना मिलता कि वे अपने परिवार का पेट भर सकें। हरिलाल का लालच इतना अधिक था कि वह किसानों को धोखे से कर्ज के जाल में फंसा देता। वह कहता, इस बार अगर तुम्हारी फसल खराब हुई तो मैं तुम्हें कर्ज दे दूंगा, पर अगली बार मुझे ब्याज समेत वसूल करना होगा। मासूम किसान उसकी बातों में आ जाते और कर्ज के जाल में फंसते चले जाते। धीरे धीरे उनकी हालत इतनी खराब हो जाती कि वे अपनी जमीनें, यहाँ तक कि घर भी हरिलाल के नाम करने को मजबूर हो जाते। गांव के हर आदमी के दिल में हरिलाल के लिए डर और घृणा थी, लेकिन कोई भी उसकी ताकत और धन के कारण उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। हरिलाल का लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था और उसकी अमानवीयता ने किसानों की जिंदगी को नर्क बना दिया था। एक दिन की बात है, हरिलाल अपनी हवेली के बड़े से बरामदे में एक आलीशान कुर्सी पर बैठा था। हाथ में एक कीमती चांदी का गिलास था, जिसमें गाढ़ा दूध झाग बनाकर लहरें मार रहा था। सामने उसका वफादार नौकर रघु खड़ा था, जो अपने मालिक की हर बात पर सिर झुकाए हामी भरने को तैयार रहता था। हवेली की छत पर टंगे बड़े बड़े पंखे धीमे धीमे चल रहे थे, मानो हरिलाल के आराम का ख्याल रख रहे हों। हरिलाल ने गिलास को मेज पर रखते हुए गहरी सांस ली और रघु की ओर मुस्कुराते हुए कहा, इन गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है रघु। सुबह से शाम तक अपनी पीठ तोड़ते रहते हैं और फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। इनकी हालत देखकर कभी कभी तो हंसी आती है। रघु ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, आप सही कह रहे हैं मालिक। आखिर आप इस गांव के जमींदार हैं। यहाँ के हर किसान की जिंदगी आपके इशारे पर चलती है। आपकी मर्जी के बिना तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। हरिलाल ने ठहाका लगाते हुए कहा, यही तो बात है रघु। मैं इन बेवकूफ किसानों को ऐसी ऐसी शर्तों पर जमीन देता हूँ कि ये बेचारे समझ भी नहीं पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है। मेहनत ये करते हैं, खून पसीना बहाते हैं और फसल का पूरा फायदा मैं उठा लेता हूँ। सोचो रघु, यही तो असली जमींदारी है। राजा कहलाने का असली मजा यही है। रघु ने उसकी बात पर चापलूसी भरी हंसी हंसते हुए कहा, आप तो सचमुच इस गांव के राजा हैं मालिक। आप जैसा अक्लमंद और चालाक जमींदार मैंने आज तक नहीं देखा। आप बड़ी होशियारी से इन किसानों से अपना काम निकलवाते हैं। आपकी शर्तें तो इतनी पेचीदा होती हैं कि ये किसान चाहकर भी आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। हरिलाल ने गर्व से अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए कहा, इनकी औकात ही क्या है रघु। ये मेरे आगे पीछे घूमते हैं, मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं और मेरे आदेश पर हर काम करने को तैयार रहते हैं। ये समझते हैं कि मैं इन पर एहसान कर रहा हूँ, लेकिन असल में मैं इनकी जिंदगी का हर पहलू अपनी मुट्ठी में कैद कर चुका हूँ। मेरे बिना इनका वजूद ही नहीं। रघु ने तुरंत जवाब दिया, सच कह रहे हैं मालिक। पूरा गांव आपका गुलाम है। हरिलाल ने आंखों में लालच और अहंकार का रंग भरते हुए कहा, हाँ, और यही मुझे सबसे ज्यादा सुकून देता है।
मेरी हर चालाकी मुझे और ताकतवर बनाती है। इन किसानों की मेहनत से मेरा गोदाम हर साल फसलों से भर जाता है और ये बेचारे 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। यही तो असली जमींदारी है। हवेली के बड़े बरामदे में बैठे हरिलाल का मन अभी अपनी चालाकियों पर इतराते इतराते और भी ज्यादा योजनाएं बनाने में लगा हुआ था। तभी आंगन में एक कमजोर थकाहारा आदमी दाखिल हुआ। उसकी आंखों में चिंता और चेहरे पर मजबूरी साफ झलक रही थी। वह आदमी पास आकर झुकते हुए बोला, मालिक मैं मदन हूँ, पास के गांव सीतापुर का रहने वाला। मैंने सुना है कि आप गरीब किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देते हैं। हरिलाल ने मदन को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी दशा का अंदाजा लगाते हुए मुस्कराया। यह मुस्कान अंदर से छल और चालाकी से भरी हुई थी। उसने बड़े ही रौबदार अंदाज में कहा, हाँ भाई तुमने ठीक सुना, मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ। पर यह बताओ तुम क्यों मेरी जमीन लेना चाहते हो? मदन ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, मालिक मेरी हालत बहुत खराब है। मेरे पास खुद की जमीन नहीं है और परिवार के लिए रोटी जुटाना मुश्किल हो रहा है। अगर आप मुझे अपनी जमीन ठेके पर दे दें तो मैं उस पर मेहनत करके फसल उगा लूंगा। मेरी मेहनत का फल मेरे बच्चों का पेट भर सकेगा। हरिलाल ने कुछ पल सोचने का नाटक किया, फिर अपनी चालाकी छुपाते हुए कहा, ठीक है मदन, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे सकता हूँ, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर तुम उन्हें मानोगे तभी यह संभव होगा। मदन ने जल्दी से कहा, मालिक मुझे आपकी शर्तें मंजूर हैं, बस मुझे एक मौका दे दीजिए। हरिलाल ने अपनी कुर्सी पर आराम से बैठते हुए कहा, सुनो, मेरी पहली शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर दिन रात मेहनत करनी होगी, और दूसरी 1 साल बाद जो फसल होगी उसका आधा हिस्सा मेरा होगा और बाकी आधा तुम्हारा। यह सौदा तुम्हारे लिए भी फायदेमंद रहेगा। समझ गए? मदन ने थोड़ी उम्मीद और थोड़े डर के साथ सिर हिलाया। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्तें मंजूर हैं। मैं अपनी पूरी जान लगाकर आपकी जमीन पर मेहनत करूंगा, बस मुझे यह मौका दीजिए। हरिलाल ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मदन, अब जाओ और कल से मेरी जमीन पर काम शुरू कर दो। मैं तुम्हारे भरोसे पर तुम्हें यह मौका दे रहा हूँ। याद रखना, अगर तुमने मेरी शर्तों को नहीं निभाया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। जमींदार से जमीन की कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद मदन भारी मन से घर लौट आया। रास्ते भर वह सोचता रहा, चलो जमीन तो मिल गई है, अब मुझे बस अपनी मेहनत से इसे सोना उगलने वाली जमीन बनाना है। भगवान ने चाहा तो इस साल मेरे बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही मदन अपनी नई जिम्मेदारी संभालने के लिए खेत पहुंच गया। खेत पर खड़े होकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। बंजर और पथरीली जमीन उसके सामने चुनौती बनकर खड़ी थी, लेकिन उसके मन में दृढ़ निश्चय था। उसने खुद से कहा, यह जमीन अभी चाहे जैसी भी दिखे, लेकिन मेरी मेहनत इसे हरा भरा कर देगी। मुझे इसे अपनी मेहनत और पसीने से सींचना होगा। उम्मीद है इस बार भगवान मेरी मदद करेंगे। मदन ने खेत में काम करना शुरू कर दिया। वह दिन रात एक कर देता, सुबह से लेकर शाम तक झुककर मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जुटा रहता। कभी वह हल चलाता तो कभी मिट्टी को खाद से भरपूर बनाने के लिए इंतजाम करता। अपनी कमजोर काया और थके हुए शरीर के बावजूद वह बिना रुके काम करता। उसकी आंखों में एक ही सपना था, खेत को सोने की तरह चमकते गेहूं से भर देना। महीने गुजरते गए और मदन की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में छोटे छोटे पौधों ने सिर उठाना शुरू किया। मदन उन्हें देखकर अपनी थकान भूल जाता और बच्चों की तरह पौधों से बातें करता, तुम सब मेरी उम्मीद हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो मेरे बच्चों का पेट भरोगे। कुछ महीनों बाद खेत हरे भरे गेहूं के लहलहाते खेत में बदल गया। मदन की मेहनत रंग लाई थी। सुबह की धूप में सुनहरी बालियां चमकती
तो मदन की आंखों में गर्व और सुकून झलकता। उसने खुद से कहा, इस साल की फसल बहुत अच्छी हुई है। जमींदार साहब अपना हिस्सा ले जाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे हिस्से में भी इतना बचेगा कि मेरा परिवार भूखा न रहे। फसल पकने के बाद मदन ने कटाई का काम शुरू किया। वह हर बाल को संभाल कर काटता, मानो यह उसकी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना हो। कटाई के दौरान वह सोचता, मेरे लिए यह फसल सिर्फ अनाज नहीं, बल्कि मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद और मेरे परिवार का भविष्य है। हरिलाल अपनी हवेली के बड़े से कमरे में आराम से बैठा था। उसकी कुर्सी के पास रघु खड़ा था, जो हमेशा की तरह अपने मालिक की हर बात पर हामी भरने के लिए तैयार था। तभी हवेली के मुख्य दरवाजे से एक नौकर हांफता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी और उत्साह था। मालिक, मालिक, उसने झुकते हुए कहा, आपको एक खबर देनी है। हरिलाल ने आलस भरी आवाज में पूछा, क्या बात है, इतनी हड़बड़ी क्यों? नौकर ने जल्दी से कहा, मालिक, आज मदन ने अपनी फसल की कटाई शुरू कर दी है। मैंने देखा उसके खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। गेहूं की बालियां लहलहा रही थी और खेत मानो सोने की तरह चमक रहा था। यह सुनकर हरिलाल के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। उसने अपने हाथ की अंगूठी को घुमाते हुए कहा, सच में यह तो बहुत अच्छी खबर है। रघु ने तुरंत अपनी चापलूसी का राग छेड़ा, मालिक, आपकी जमीन पर तो सोना उगता है। मदन की मेहनत भी आपकी ही वजह से रंग लाई है। उसे तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसे आपकी जमीन पर काम करने का मौका मिला। हरिलाल ने ठहाका लगाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा रघु। वह जितनी मेहनत करता है, मुझे उतना ही फायदा होता है। चलो आज उसका खेत देखने चलते हैं। देखना चाहता हूँ कि मेरी जमीन ने कितना उपजाया है। और हाँ, उसे यह याद दिलाना जरूरी है कि आधी फसल मेरी है। रघु ने उत्साहित होकर कहा, जी मालिक, यह तो आपका हक है। बिना आपकी इजाजत के तो वह एक दाना भी नहीं हिला सकता। हरिलाल ने अपनी छड़ी उठाई और अपने नौकरों को हुक्म दिया, तैयार हो जाओ, हम मदन के खेत चलेंगे। वहां जाकर देखेंगे कि उसने क्या किया है। मुझे उसकी मेहनत का फल अपनी आंखों से देखना है। जमींदार और उसके नौकरों का काफिला हवेली से निकल पड़ा। हवेली के बाहर खड़े लोगों ने जब यह देखा तो आपस में खुसुर-फुसुर करने लगे। लगता है जमींदार साहब मदन की फसल देखने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या होगा। जैसे जैसे हरिलाल मदन के खेत के करीब पहुंचता, सुनहरे गेहूं के लहलहाते खेतों की खुशबू हवा में फैलती जा रही थी। हरिलाल की आंखों में चमक आ गई। उसने दूर से खेत की सुनहरी बालियों को देखा और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, यह फसल तो वाकई शानदार है। लगता है इस बार मेरी तिजोरी और ज्यादा भरेगी। मदन अपने खेत में सिर झुकाए पसीना पोंछते हुए गेहूं की कटाई में व्यस्त था। उसकी आंखों में मेहनत की चमक थी और दिल में अपने परिवार के बेहतर भविष्य की उम्मीद। तभी उसे दूर से जमींदार हरिलाल का काफिला आता दिखा। धूल उड़ाती गाड़ियों और नौकरों के साथ हरिलाल की ठसक उसकी पहचान थी। मदन ने काम रोककर उन्हें खेत की ओर आते देखा और जल्दी से उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। हरिलाल तेज कदमों से चलता हुआ अपने नौकरों के साथ खेत पर आ धमका। उसकी चाल में वही पुराना अहंकार और चेहरे पर लालच भरी मुस्कान थी। हरिलाल ने खेत के किनारे पर खड़े होकर चारों ओर नजर दौड़ाई। लहलहाती गेहूं की बालियों को देखकर उसकी आंखों में लालच झलकने लगा। वह अपनी छड़ी से जमीन पर ठक ठक करते हुए मदन की ओर बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे मदन, यह फसल तो बड़ी शानदार लग रही है। लगता है इस बार मेरा खेत सोना उगल रहा है। मदन ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। इसके लिए मैंने अपनी पूरी जान लगा दी। दिन रात मेहनत की, खेत को सींचा, मिट्टी को उपजाऊ बनाया। इस बार फसल वाकई बहुत अच्छी हुई है।
हरिलाल ने मदन की बात को बीच में काटते हुए अपनी ठेठ अकड़ भरी आवाज में कहा, अरे यह सब तुम्हारी मेहनत का कमाल नहीं है, यह तो मेरी जमीन का कमाल है। मेरी जमीन इतनी उपजाऊ है कि इसमें चाहे कोई भी काम करे फसल तो बढ़िया ही होगी। तुम्हारी मेहनत का इसमें कोई बड़ा योगदान नहीं है। मदन ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, मालिक आपकी जमीन भले ही उपजाऊ हो लेकिन जमीन अकेले कुछ नहीं कर सकती। अगर उसमें मेहनत न हो तो फसल नहीं उगती। मैंने इस खेत में अपना खून पसीना बहाया है, हर दिन सूरज के नीचे झुलसा हूँ, तब जाकर यह फसल तैयार हुई है। हरिलाल ने उसे घूरते हुए कहा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं मदन, मेहनत तो हर कोई करता है। किराए के मजदूर भी मेहनत करते हैं, लेकिन असली मालिक वही होता है जिसकी जमीन होती है। इस फसल पर मेरा हक सबसे पहले है क्योंकि यह मेरी जमीन की देन है। फिर हरिलाल ने खेत का मुआयना करते हुए अपनी छड़ी से फसल की ओर इशारा किया और कड़क आवाज में कहा, मदन, शर्त के मुताबिक जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल अलग कर। मुझे और भी बहुत काम है, मैं यहाँ वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। मदन ने सिर झुकाकर कहा, मालिक आप निश्चिंत रहें, मैं अभी आपके हिस्से की फसल निकाल देता हूँ। उसने फसल के ढेर की ओर देखा और भारी मन से अपने हिस्से और जमींदार के हिस्से को अलग करने लगा। हरिलाल के नौकरों ने बड़ी ही चालाकी से सबसे अच्छी और सुनहरी गेहूं की बालियां अपने हिस्से में रख ली और खराब व टूटी फूटी बालियां मदन के हिस्से में छोड़ दी। मदन का दिल टूटने लगा, लेकिन वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह जानता था कि जमींदार से बहस का कोई फायदा नहीं। हरिलाल ने अपने हिस्से की फसल को गौर से देखा और संतुष्ट होकर मुस्कुराया। उसने मदन से कहा, देखो मैंने तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें छोड़ दिया, बाकी की फसल पर मेरा हक था जो मैं ले जा रहा हूँ। अब अपना काम खत्म करो और याद रखना, यह सब मेरी जमीन की वजह से हुआ है। अगली बार और मेहनत करना। यह कहकर हरिलाल और उसके नौकर खेत से चले गए। उनके जाते ही मदन ने अपने हिस्से की फसल की ओर देखा। उसका मन मायूसी और असहायता से भर गया। उसके हिस्से में जो बचा था वह इतना कम था कि उसके परिवार का पेट भी मुश्किल से भर पाता। टूटे हुए दानों और खराब बालियों को उठाते हुए उसकी आंखें भर आईं। मदन ने आसमान की ओर देखते हुए दर्द भरे स्वर में कहा, हे भगवान, यह कैसी दुनिया है जहां मेहनत करने वालों को हमेशा लूटा जाता है। मैंने इस खेत में अपनी जान लगा दी, हर दिन पसीना बहाया और बदले में मेरे हिस्से में यह बचा है। यह न्याय नहीं है। आखिर हम गरीब कब तक ऐसे लुटते रहेंगे? कब हमारी अपनी जमीन होगी जहां हमारी मेहनत का फल पूरा हमारा होगा? मदन ने खुद को संभाला और फसल को घर ले जाने लगा, पर उसका मन पूरी तरह से टूट चुका था। मदन अपनी रोजमर्रा की तकलीफों और संघर्षों के बीच जिंदगी गुजार रहा था। फसल की कटाई के बाद जो थोड़ा बहुत उसके हिस्से में आया था, उसी से जैसे तैसे गुजारा कर रहा था। उसके चेहरे पर समय से पहले आई झुर्रियां और कमजोर होते हाथ उसकी कठोर मेहनत और गरीबी की कहानी बयां कर रहे थे। एक दिन कई महीनों बाद गांव में हलचल मच गई। मदन का बेटा सूरज, जो शहर में पढ़ाई के लिए गया था, अचानक गांव लौट आया। सूरज के लौटने की खबर सुनकर मदन की आंखों में खुशी और गर्व की चमक आ गई। सूरज ने जब अपने पिता को खेत पर काम करते हुए देखा तो वह सीधे उनके पास पहुंचा। पिताजी, सूरज ने पास आकर कहा। मदन ने पलटकर देखा और अपने बेटे को गले लगा लिया। उसका दिल भर आया, लेकिन वह अपनी भावनाओं को छुपाते हुए मुस्कुराया। बेटा, तू कब आया? तूने बताया भी नहीं। मदन ने पूछा। पिताजी, मैं आपके और गांव के हालात देखने आया हूँ। सूरज ने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए कहा। गांव का नजारा सूरज को बेचैन कर रहा था। रास्तों पर सूनेपन का आलम था। झोपड़ियों में मायूसी छाई हुई थी। हर तरफ उदासी और गरीबी का साया था। गांव के लोगों की आंखों में भूख और असहायता साफ झलक रही थी।
सूरज ने चिंतित होकर पूछा, पिताजी, हमारे गांव का ऐसा हाल क्यों है? यहाँ के लोग इतने दुखी और परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? मदन ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर थकावट और दर्द का भाव उभर आया। उसने धीमे स्वर में कहा, बेटा, यह गांव हमेशा से ऐसा ही है। गरीब किसानों की यही किस्मत है। हम अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में गुजार देते हैं, लेकिन बदले में हमारे हिस्से में बस भूख और तकलीफ आती है। सूरज ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन ऐसा क्यों पिताजी? क्या यहाँ के लोग कुछ नहीं कर सकते? मदन ने उदास आवाज में जवाब दिया, बेटा, जमींदार हरीलाल जैसे लोग हमारी गरीबी का फायदा उठाते हैं। उनकी जमीन पर हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फसल का बड़ा हिस्सा वह हड़प लेते हैं। मेहनत तो हम करते हैं, लेकिन उसका फल हमेशा वही खा जाते हैं। हमारे पास न अपनी जमीन है, न कोई अधिकार। हम गरीब किसान बस उनके लिए काम करते हैं और फिर भूखे पेट सोते हैं। सूरज ने जब अपने पिता और गांव के किसानों की दुर्दशा सुनी तो उसका दिल रो पड़ा। वह रात भर चैन से सो नहीं पाया। उसकी पढ़ाई और शहर के अनुभव ने उसे यह समझने में मदद की कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी जरूरी है। उसने तय कर लिया कि अब यह अन्याय और शोषण नहीं चलेगा। सूरज ने अपने पिता के पास जाकर दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, आप अब चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ। यह जमींदार हरीलाल और उसकी चालाकियां अब और नहीं चलेंगी। अब मैं खेतों में उतरूंगा और उसे उसकी ही शर्तों पर हराऊंगा। अगले ही दिन सूरज ने अपने संकल्प पर अमल करने की ठानी। वह सुबह उठकर तैयार हुआ और सीधे जमींदार हरीलाल के आलीशान घर पर जा पहुंचा। जमींदार अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठा हुआ था, नौकर उसे पंखा झल रहे थे। सूरज को देखकर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे सूरज, तुम यहाँ? कहो कैसे आना हुआ? सूरज ने आदरपूर्वक झुककर कहा, मालिक, मैं यहाँ एक निवेदन लेकर आया हूँ। अब से पिताजी की जगह मैं खेती करूँगा। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। जमींदार ने हैरानी से हंसते हुए कहा, तुम खेती करोगे? अरे सूरज, तुम अभी बच्चे हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन खेती करना तुम्हारे बस की बात नहीं। यह काम मेहनत और अनुभव मांगता है। तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है। सूरज ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मालिक, आप ऐसा न कहें। मैं पढ़ा लिखा जरूर हूँ, लेकिन हूँ तो एक किसान का बेटा। खेती हमारे खून में है। मैंने अपने पिता को दिन रात खेतों में काम करते देखा है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। आप मुझे एक मौका दीजिए। मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैं इस काम के लायक हूँ। जमींदार ने सूरज के आत्मविश्वास को परखने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सूरज, तुम्हें मौका मिलेगा, लेकिन याद रखना, मेरी शर्तें वही रहेंगी। अगर फसल खराब हुई तो सारा नुकसान तुम्हें उठाना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? सूरज ने बिना झिझक कहा, मालिक, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। बस मुझे मौका दीजिए। जमींदार हरीलाल सूरज की बातों को सुनकर मुस्कुराया। यह मुस्कान कोई साधारण मुस्कान नहीं थी। इसमें चालाकी और स्वार्थ की झलक साफ नजर आ रही थी। उसने सूरज की बात मानने का नाटक करते हुए कहा, चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। वैसे भी आजकल पढ़े लिखे लोग कोई बड़ा काम तो करते नहीं, यूं ही बेरोजगार घूमते रहते हैं। तुम्हें काम करने का मौका देकर मैं ही दयालुता दिखा रहा हूँ। सूरज ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात मानी, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हरीलाल ने अपनी चालाकी भरी हंसी दबाते हुए कहा, धन्यवाद बाद में देना, पहले मेरी शर्तें तो सुन लो। सूरज ने आत्मविश्वास के साथ पूछा, आपकी क्या शर्त है मालिक? बताइए। हरीलाल ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हुए सोचा, यह लड़का तो बच्चा है, इसे खेती बाड़ी की क्या समझ। इसे ऐसी शर्त में फंसाऊंगा कि इसकी मेहनत बेकार हो जाए और सारी फसल मेरी झोली में आ गिरे।
वैसे भी इसके पिता मदन हर साल गेहूं ही लगाते हैं, तो यह भी वही फसल लगाएगा। मुझे बस इसकी अज्ञानता का फायदा उठाना है। हरीलाल ने अपनी बात शुरू की। सुनो सूरज, मेरी शर्त बहुत आसान है। तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा हिस्सा मैं लूंगा और आधा तुम्हारे पास रहेगा। लेकिन एक खास बात है, मैं ऊपर का हिस्सा रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हें मिलेगा। यानी फसल की ऊपरी पैदावार मेरी होगी और जो जमीन के पास होगा वह तुम्हारा। हरीलाल ने अपने शब्दों में ऐसी चालाकी भरी थी जो किसी को भी गुमराह कर दे। उसे पूरा यकीन था कि सूरज को उसकी इस शर्त की चाल समझ नहीं आएगी। सूरज ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जैसा आप कहें वैसा ही होगा। हरीलाल अपनी जीत की मुस्कान छिपा नहीं सका। वह मन ही मन सोचने लगा, अब यह लड़का चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, इसकी सारी फसल मेरी होगी। मुझे बस ऊपरी फसल चाहिए, और गेहूं में तो ऊपरी बालियां ही सबसे कीमती होती हैं। इसे सबक मिल जाएगा कि खेती करना बच्चों का खेल नहीं है। सूरज ने जमींदार को धन्यवाद दिया और वहां से जाने के लिए मुड़ा। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय आत्मविश्वास झलक रहा था जो जमींदार की नजरों से छिपा रहा। सूरज के मन में एक योजना आकार ले रही थी। उसने सोचा, जमींदार हरीलाल को अपनी चालाकी पर बड़ा घमंड है, लेकिन इस बार उसकी चाल उसी पर भारी पड़ेगी। सूरज ने अपनी मुट्ठी बांधकर आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, अब समय आ गया है जब मेहनत और हक का असली मूल्य दिखाया जाएगा। इस बार न्याय होगा और मैं हर हाल में जीतूंगा। अगले दिन सूरज ने अपने खेतों में नई ऊर्जा के साथ काम करना शुरू कर दिया। इस बार उसने धान की जगह आलू की फसल उगाने का फैसला किया था। मेहनत और लगन से उसने खेतों को सींचा, मिट्टी को तैयार किया और बड़ी सावधानी से आलू के बीज बोए। दिन रात सूरज की मेहनत रंग लाई और कुछ महीनों में उसकी फसल लहलहाने लगी। आलू की फसल इतनी शानदार हुई कि देखते ही दिल खुश हो जाए। गांव में उसकी फसल देखकर हर कोई दंग रह जाता। सूरज ने खुशी खुशी अपने खेत से आलू निकालने का काम शुरू कर दिया। उसकी फसल की खबर जमींदार हरीलाल तक भी पहुंच गई। एक सुबह जब सूरज अपने खेत में आलू की शानदार फसल निकालने में जुटा हुआ था, तभी दूर से जमींदार हरीलाल अपने चमकते हुए जूतों और रौबदार अंदाज के साथ खेत की ओर आता दिखाई दिया। सिर पर साफा, आंखों में लालच और चाल में वही पुराना रौब। सूरज ने देखा और मन ही मन मुस्कुराया। जमींदार ने आते ही अपनी ऊंची और भारी आवाज में कहा, अरे सूरज, शर्त तो याद है ना? आधा हिस्सा मेरा और आधा तुम्हारा। सूरज ने सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मालिक, मुझे सब याद है। आधा हिस्सा आपका और आधा मेरा। और आपने ही तो कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा आपका। तो आप अपने हिस्से का आलू ऊपर से ले सकते हैं। हरीलाल ने गुस्से में खेत की ओर देखा और जमीन पर उगे हरे पत्तों की ओर इशारा करते हुए गरजा, अरे ये क्या चालाकी है? ये धान की फसल नहीं है, ये तो आलू की फसल है। तुमने आलू क्यों लगाए? सूरज ने शांत स्वर में कहा, मालिक, पिताजी बरसों से धान की फसल लगा रहे थे। इस बार मैंने सोचा कि कुछ नया करके देखता हूँ, इसलिए आलू की फसल लगाई। जमींदार के चेहरे पर क्रोध और असमंजस के भाव थे। उसने हरी पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे मैं क्या करूँगा इस घासफूस को लेकर, जब असली फसल तो नीचे जमीन में है। सूरज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मालिक, ये तो आपकी ही शर्त थी। आपने कहा था कि ऊपर का हिस्सा आपका होगा और नीचे का मेरा। अब आप इस घासफूस को ले जाइए। हरीलाल को जैसे अपनी चालाकी का मुंहतोड़ जवाब मिल गया हो। उसका चेहरा गुस्से और हार के मिश्रित भावों से लाल हो गया, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। अपनी ही शर्त में फंसकर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। सूरज ने बड़ी चतुराई से जमींदार की लालच को मात दे दी थी।
उसने खेत से सारे आलू समेटे और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। उधर जमींदार के हिस्से में केवल सूखी पत्तियां और घास फूस बचा रह गया। सूरज की इस चतुराई की चर्चा पूरे गांव में होने लगी और हर कोई उसकी तारीफ करता न थकता। किंतु जमींदार हरीलाल का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ था। उसके मन में सूरज की चतुराई की टीस बार बार चुभ रही थी। हर बार जब वह अपने हिस्से के घासफूस को देखता, उसकी झुंझलाहट बढ़ जाती। एक दिन उसके आदमियों में से एक ने कहा, मालिक, पूरे गांव में आज तक किसी ने आपकी शर्तों को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी, और यह सूरज कल का आया यह लड़का कितनी आसानी से आपको बेवकूफ बना गया। हरीलाल ने दांत पीसते हुए कहा, वो बच्चा मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा, आने दो उसे फिर से मेरे पास। इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगा कि वह मुझसे उलझने की हिम्मत भी नहीं करेगा। दिन बीतते गए और आखिरकार एक दिन सूरज फिर जमींदार के दरवाजे पर पहुंचा। जमींदार उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में वही पुराना लालच झलक रहा था। उसने धीमे लेकिन ठोस लहजे में कहा, कहो सूरज, इस बार क्या चाहिए तुम्हें? सूरज ने विनम्रता से कहा, मालिक, आपकी जमीन ठेके पर चाहिए थी। फसल उगाने का इरादा है। हरीलाल को जैसे यही सुनने का इंतजार था। उसने आंखें सिकोड़कर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, लेकिन इस बार मेरी शर्त सुन लो लड़के। इस बार तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार फसल का नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। बताओ, क्या तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है? सूरज ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, मालिक, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। इस बार फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा ही होगा। हरीलाल ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि इस बार सूरज उसे मात नहीं दे पाएगा, लेकिन सूरज के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जिसने जमींदार को पहली बार हराया था। सूरज ने विनम्रता से जमींदार को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट गया। गांव के लोग यह सुनकर हैरान थे कि सूरज ने फिर से जमींदार की जमीन ठेके पर ली है। कुछ ने सोचा कि इस बार जमींदारी की चालाकी भारी पड़ेगी, लेकिन सूरज के आत्मविश्वास को देखकर वे चुप हो गए। सूरज के मन में एक नई योजना तैयार थी और उसने ठान लिया था कि इस बार भी मेहनत और बुद्धिमानी के बल पर वह जमींदार को हराकर रहेगा। सूरज ने इस बार फिर से पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी खेती शुरू की। जमींदार की नई शर्त को ध्यान में रखते हुए उसने गेहूं की फसल उगाने का फैसला किया। सूरज जानता था कि जमींदार का लालच और उसकी शर्तों का खेल उसे हर बार नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन वह भी कम चतुर नहीं था। उसने खेतों में दिन रात एक कर दिया। खेतों की मिट्टी को तैयार किया, बीज बोए और समय समय पर पानी देकर फसल की देखभाल करता रहा। कुछ ही दिनों में सूरज की मेहनत रंग लाई। गेहूं के सुनहरे पौधे खेतों में लहराने लगे। सूरज हर दिन फसल को देखकर खुश होता और मन ही मन कहता, वाह, इस बार तो गेहूं की फसल सचमुच शानदार हुई है। अब देखता हूँ इस फसल को देखकर उस लालची जमींदार का क्या हाल होता है। आने दो उसे, इस बार उसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि सारी चालाकी भूल जाएगा। इधर जमींदार हरीलाल को भी फसल तैयार होने की खबर मिली। वह अपनी चालाकी की जीत का जश्न मनाने के ख्याल से सूरज के खेत की ओर बढ़ा। जैसे ही वह खेत के पास पहुंचा, उसकी नजर गेहूं की लहलहाती फसल पर पड़ी। सुनहरे बालियों से लदी फसल सूरज की मेहनत की गवाही दे रही थी। यह देखकर हरीलाल का दिमाग चकरा गया। उसने गुस्से और हैरानी के मिलेजुले भाव में कहा, अरे यह क्या, इस सूरज ने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी है। ये लड़का तो जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा होशियार निकला। जमींदार के दिमाग में सवालों का बवंडर उठने लगा। उसने सोचा, गेहूं की फसल में नीचे का हिस्सा तो केवल भूसा होगा और असली अनाज ऊपर रहता है। इसका मतलब यह लड़का फिर से मुझे बेवकूफ बना गया।
हरीलाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन सूरज को देखते ही उसने अपने गुस्से को दबाया। सूरज ने अपने चेहरे पर वही शांत मुस्कान रखते हुए कहा, मालिक देखिए, आपकी शर्त के मुताबिक इस बार का ऊपर का हिस्सा मेरा है, नीचे का हिस्सा आप ले सकते हैं। मुझे तो अपनी मेहनत का फल मिल गया, अब आप अपना हिस्सा संभाल लीजिए। हरीलाल के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी चालाकी और लालच इस बार भी सूरज की समझदारी और मेहनत के आगे हार गए। हरीलाल के आदमियों में से एक जुगनू यह सब देखकर हंसते हुए बोला, मालिक, उस लड़के का दिमाग देखिए, उसने आप जैसे बड़े चालबाज को फिर से मात दे दी। हरीलाल ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए गुस्से में कहा, तू सही कह रहा है जुगनू, मैं उसे छोटा बच्चा समझ रहा था, लेकिन वह लड़का तो मुझसे भी ज्यादा होशियार निकला। इस बार उसने मुझे बेवकूफ बनाया है, लेकिन अगली बार उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगा कि जमींदार हरीलाल से उलझने का अंजाम क्या होता है। सूरज ने अपनी अनाज से भरी बोरियां उठाईं और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। उधर जमींदार के हिस्से में केवल सूखा भूसा बचा, उसका गुस्सा आसमान छूने लगा। गांव भर में सूरज की चतुराई और जमींदार की हार की चर्चा होने लगी। हर कोई जानता था कि सूरज की मेहनत और बुद्धिमानी ने उसे एक बार फिर विजयी बना दिया था। गेहूं की फसल कट चुकी थी और सूरज अपनी मेहनत का फल समेटकर घर ले आया था। उसका आंगन अनाज की बोरियों से भर गया था, लेकिन सूरज का दिल केवल अपनी खुशी तक सीमित नहीं था। उसने सोचा, यह फसल सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि यह गांव की मिट्टी और इन लोगों के आशीर्वाद का भी फल है। उसने फसल का कुछ हिस्सा गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। किसी के घर आटा पहुंचा तो किसी के चूल्हे पर रोटी सिकी। गांव के लोगों की दुआओं से सूरज का दिल भर आया। उधर उसके पिता मदन यह देखकर गर्व से बोले, सूरज, तूने हमारी मेहनत को सही मायनों में सफल बना दिया। आज सच में तेरी वजह से मेरा नाम रोशन हो गया है। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन सूरज का दिमाग अब आने वाले दिनों की तैयारी में जुट चुका था। कुछ ही समय बाद फिर से फसल उगाने का समय आ गया। सूरज ने सोचा, चलो इस बार फिर से उस लालची जमींदार के पास जाकर बात करता हूँ। ठेके पर जमीन लेकर इस साल भी फसल उगाऊंगा, लेकिन देखता हूँ इस बार वह अपनी शर्तों में कौन सा खुराफाती दिमाग लगाता है। सूरज ने अपनी योजना बनाई और आत्मविश्वास के साथ जमींदार हरीलाल के पास गया। जमींदार हरीलाल ने जैसे ही सूरज को अपने दरवाजे पर देखा, उसकी आंखों में वही पुरानी चालाकी चमक उठी। वह ठहाका लगाते हुए बोला, अरे, तो तुम मुझसे दोबारा मिलने आ गए। देखो बच्चे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मैं भी जमींदार हरीलाल हूँ, मुझे भी चालाकियों में महारत हासिल है। सूरज ने विनम्रता से सिर झुकाया, लेकिन उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी। उसने कहा, मालिक, मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूँ। होशियार तो आप जैसे लोग होते हैं, जो गांव के गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठाना जानते हैं। हरीलाल का चेहरा तमतमा उठा। उसने कड़क आवाज में कहा, अपनी जबान पर काबू रखो सूरज, तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? जिस काम के लिए आए हो वह बात करो। यहाँ ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। सूरज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है मालिक, चलिए काम की ही बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए इस बार आपकी क्या शर्त है? हरीलाल ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, शर्त तो है, और इस बार ऐसी है कि तुम्हारी सारी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। तुम खुद को बड़ा होशियार समझते हो ना? तो सुनो, इस बार फसल का ऊपर का हिस्सा भी मेरा होगा, नीचे का हिस्सा भी मेरा होगा, और तुम्हारे लिए बस बीच का हिस्सा बचेगा। अब बोलो, क्या तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है? सूरज ने जरा भी झिझक नहीं दिखाई। उसने शांत और आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, बिल्कुल मंजूर है मालिक, जैसा आप कहें।
आपकी हर शर्त मेरे लिए स्वीकार है। हरीलाल को लगा कि इस बार वह अपनी चालाकी से जीत जाएगा। वह सूरज की मुस्कान को नजरअंदाज करते हुए सोचने लगा, अब देखता हूँ इस बार यह लड़का क्या कर पाता है। मैंने इसे ऐसी शर्त में फंसाया है कि अब यह बच नहीं पाएगा। सूरज ने जमींदार हरीलाल की नई शर्त मान ली और शांत मन से घर लौट आया। हरीलाल ने सूरज को जाते हुए देखा, लेकिन उसकी चालाक निगाहों में एक नई योजना तैयार हो रही थी। उधर सूरज मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रहा था, मालिक आप अपनी चालाकी में जितना चाहें आगे बढ़े। इस बार भी मेहनत और समझदारी के आगे आपकी हर चाल बेकार जाएगी। गांव के लोग इस नए मुकाबले की चर्चा करने लगे। हर कोई जानता था कि सूरज की बुद्धिमानी और जमींदार की लालच के बीच यह लड़ाई इस बार भी दिलचस्प मोड़ लेगी। घर पहुंचकर सूरज ने पिता मदन को सारा हाल सुनाया। मदन ने चिंतित स्वर में कहा, बेटा, जमींदार ने इस बार बड़ी चालाकी भरी शर्त रखी है। ऊपर और नीचे का हिस्सा उसका और तुम्हारे लिए सिर्फ बीच का हिस्सा। तुम कैसे संभालोगे? सूरज मुस्कुराया और बोला, पिताजी चिंता मत कीजिए। मेहनत और बुद्धिमानी के आगे कोई चालाकी टिक नहीं सकती। मैंने इस बार गन्ने की फसल लगाने का फैसला किया है। गन्ना लंबा होता है और इसका असली रसदार हिस्सा बीच में ही होता है। ऊपर और नीचे का हिस्सा तो सिर्फ सूखा पत्ता और जड़ है। मालिक के हिस्से में वही आएगा। मदन ने गर्व से सूरज को देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी सूझबूझ सचमुच कमाल की है। मेहनत से तो तुम वैसे ही हर बार जीतते हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमारी किस्मत को बदल दिया है। इस बार भी तुम जीतोगे, मुझे पूरा भरोसा है। सूरज पूरी लगन के साथ खेतों में जुट गया। उसने खेतों की जुताई की, गन्ने के बीज बोए और हर दिन सूरज की तपिश में अपने पसीने से मिट्टी को सींचा। उसकी मेहनत का नतीजा जल्द ही दिखने लगा। गन्ने के हरे भरे पौधे जमीन से बाहर निकलने लगे और देखते ही देखते खेत लहराते हुए गन्नों से भर गया। एक दिन सूरज खेत में काम कर रहा था, तभी मदन वहां आया। उसने फसल की ओर देखते हुए मुस्कुराकर पूछा, सूरज, इस बार की फसल कैसी हो रही है? सूरज ने मिट्टी से सने हाथ पोंछते हुए गर्व से कहा, पिताजी, इस बार फसल उम्मीद से भी ज्यादा अच्छी हुई है। गन्ने मजबूत और रसदार हो गए हैं। इस बार आमदनी भी अच्छी होगी और जमींदार की चालाकी का जवाब भी मिलेगा। मदन ने सूरज की पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया है कि सच्ची मेहनत और दिमाग से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। गांव के लोग तुम्हारी इस मेहनत पर गर्व करेंगे। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, मेहनत करने वालों का हौसला कभी कमजोर नहीं होता। अब बस इंतजार है जब फसल तैयार होगी और मालिक को उसका हिस्सा देने का समय आएगा। उस दिन सबको पता चलेगा कि मेहनत और बुद्धिमानी हमेशा लालच पर भारी पड़ती है। गांव वाले भी सूरज की फसल को देखकर उसकी तारीफ करने लगे। हर कोई कह रहा था कि इस बार भी सूरज ने अपनी चतुराई और मेहनत से जमींदार को मात देने की पूरी तैयारी कर ली है। कुछ दिनों बाद जमींदार हरीलाल और उसका चाटुकार जुगनू सूरज के खेतों की ओर बढ़ रहे थे। जमींदार के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी और जुगनू उसकी तारीफों के पुल बांधने में लगा था। मालिक, इस बार तो सूरज का दिमाग चकरा जाएगा। आपने शर्त ही ऐसी रखी है, ऊपर का हिस्सा आपका, नीचे का हिस्सा भी आपका। इस बार वह लड़का कहीं से नहीं बच सकता। जुगनू बोला, मानो सूरज की हार पहले ही तय हो गई हो। हरीलाल ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, तूने बिल्कुल सही कहा जुगनू। इस बार मैंने अपने दिमाग का 400% इस्तेमाल किया है। यह शर्त मेरे ब्रह्मास्त्र की तरह है। अब देखता हूँ वह सूरज का बच्चा कैसे बचता है। दोनों हंसते हुए सूरज के खेतों की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही वे खेत के पास पहुंचे, उनकी चालाकी पर मानो बिजली गिर पड़ी। हरीलाल की आंखें चौंधिया गईं और जुगनू के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अरे यह क्या? इसने इस बार गन्ने की फसल लगा दी है।
हरीलाल की आवाज में हैरानी और गुस्सा साफ झलक रहा था। जुगनू, जो कुछ देर पहले तक जमींदार की शर्त की तारीफ कर रहा था, अब अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा था। वह बोला, मालिक, यह सूरज तो आपका भी बाप निकला। देखिए तो सही, इस बार भी उसने आपको मात देने की पूरी तैयारी कर ली है। हरीलाल ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, ऊपर का हिस्सा मेरा, नीचे का हिस्सा भी मेरा, और बीच का हिस्सा उसका। अब बताओ, गन्ने की फसल में ऊपर और नीचे तो पत्ते और जड़ें होती हैं, यानी मेरे हिस्से में सिर्फ घास फूस आई है, और बीच का हिस्सा असली रसदार गन्ना, वह सब सूरज का। इस बार भी वह मुझे बेवकूफ बना गया। जुगनू ने सिर हिलाते हुए कहा, मालिक, मान गए। इस किसान के लड़के का दिमाग आपसे 4 कदम आगे ही रहता है। हरीलाल ने गुस्से से लाल होकर आसमान की ओर देखा और बड़बड़ाया, मैं जमींदार हरीलाल, और इस सूरज के बच्चे ने मुझे दूसरी बार भी बेवकूफ बना दिया, लेकिन इस बार यह आखिरी बार होगा। अगली बार मैं ऐसी शर्त रखूंगा कि यह लड़का अपनी चालाकी के लिए पछताएगा। उधर खेत के दूसरी ओर खड़ा सूरज यह सब सुनकर हल्की मुस्कान के साथ अपने काम में जुटा था। जमींदार हरीलाल गुस्से में तमतमाता हुआ अपने चमचे जुगनू के साथ सूरज के पास पहुंचा। हरीलाल का चेहरा गुस्से से कांप रहा था और जुगनू अपनी चिरपरिचित चापलूसी वाली मुस्कान के साथ सूरज को घूर रहा था। सूरज ने उन्हें आते देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, अरे आइए मालिक, कैसे हैं आप? और ये बताइए, आप दोनों आपस में क्या खुसर-फुसर कर रहे थे? हरीलाल का गुस्सा अब तक चरम पर पहुंच चुका था। उसने तिरस्कार भरी नजरों से सूरज को देखा और गरजते हुए बोला, वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया। ये बताओ, यह गन्ने की फसल लगाने की तरकीब तुम्हें कहाँ से मिली? सूरज ने विनम्रता का मुखौटा पहने रखा और हल्के स्वर में जवाब दिया, मालिक, मैं भला आपको बेवकूफ कैसे बना सकता हूँ? आप तो खुद इतने चतुर और होशियार हैं कि सारी दुनिया को अपनी शर्तों में फंसा लेते हैं। मैंने तो बस आपकी शर्त मानी है। देखिए, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक ऊपर और नीचे का हिस्सा आपका है और बीच का हिस्सा मेरा। यह सुनते ही जुगनू हंसते हुए बोला, अरे ओ किसान के बच्चे, मालिक को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत कर। हरीलाल ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तू ये सोचता है कि अपनी चालाकी से मुझे हरा देगा? सुन, बेईमानी और मक्कारी में मैं सबका बाप हूँ। ये खेत भी मेरा है और इसमें लगी फसल भी मेरी है। सूरज ने बड़ी शांति से जवाब दिया, मालिक, ये आपकी जमीन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस जमीन पर मेहनत मैंने की है। दिन रात एक करके इस फसल को मैंने पाला है, और आपकी शर्त के मुताबिक मैं आपको ऊपर और नीचे का हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। अब ये आपकी समझदारी है कि आप गन्ने की जड़ और पत्ते लेकर क्या करेंगे। हरीलाल और जुगनू के चेहरों पर शर्मिंदगी और गुस्से का अजीब सा मिश्रण था। जुगनू ने धीमे स्वर में कहा, मालिक, लगता है इस बार भी हमें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। ये लड़का हर बार हमें मात दे देता है। हरीलाल ने क्रोध से सूरज की ओर देखा और गरजते हुए कहा, ठीक है सूरज, इस बार तो तू जीत गया, लेकिन अगली बार तेरी ये चालाकी काम नहीं आएगी। मैं ऐसी शर्त लगाऊंगा कि तू अपनी सारी चालें भूल जाएगा। सूरज ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, मालिक, आप जैसी भी शर्त लगाएंगे मैं उसे निभाने को तैयार हूँ, लेकिन याद रखिए, मेहनत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं, और जब तक मैं मेहनत कर रहा हूँ आपकी कोई चालाकी मुझे हरा नहीं सकती। हरीलाल और जुगनू को वहां से गुस्से में लौटते देख सूरज मन ही मन मुस्कुराया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था और उसका सिर विश्वास से ऊंचा था। गांव के कोने कोने में सूरज की मेहनत और हिम्मत की कहानी गूंज रही थी। वह सिर्फ एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसकी सोच और होशियारी ने लालची जमींदार हरीलाल को उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख दे दी।
हरिलाल अपने आलीशान हवेली में बैठा अक्सर किसानों को उनकी गरीबी और लाचारी के लिए ताना मारता। वह समझता था कि उसके पास पैसे की ताकत है और यह गरीब किसान उसके सामने कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसे नहीं पता था कि इन किसानों के पास सबसे बड़ी ताकत है सच्चाई, मेहनत और आत्मसम्मान। एक दिन सूरज सुबह सुबह हरिलाल की हवेली में पहुंचा। उसकी आंखों में साहस की चमक थी और उसके शब्दों में गहरी सच्चाई। सूरज ने कहा, मालिक, क्या आपको पता है कि एक किसान दिन रात मेहनत क्यों करता है? वह न तो अपने लिए अच्छे कपड़े चाहता है, न ही स्वादिष्ट भोजन। वह सिर्फ इतना चाहता है कि उसके परिवार का पेट भर सके और उसका बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन सके। हरिलाल ने हंसते हुए कहा, ये सब तो बस कहने की बातें हैं सूरज। ये किसान हमेशा गरीब थे और हमेशा गरीब रहेंगे। लेकिन सूरज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं मालिक, किसान गरीब इसलिए नहीं है कि वे मेहनती नहीं है। वे गरीब इसलिए हैं क्योंकि उनकी मेहनत का फल आप जैसे लोग छीन लेते हैं। आप उनकी जमीन, उनका पैसा और उनका आत्मसम्मान भी ले लेते हैं। लेकिन याद रखिए मालिक, जब अन्याय अपनी हदें पार करता है तो सच्चाई खुद को साबित करने के लिए खड़ी हो जाती है। हरिलाल थोड़ी देर चुप रहा। सूरज ने अपनी बात जारी रखी, आपको नहीं लगता कि यह समय है बदलाव का? समय है कि आप इन किसानों की मेहनत का सम्मान करें। यदि आप अब भी नहीं समझे तो आपको इससे भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। सूरज के शब्दों ने हरिलाल के दिल में गहरी चोट पहुंचाई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने कितनी बेईमानी की है। उसने महसूस किया कि इन गरीब किसानों के सपनों को कुचलकर वह खुद भी कभी खुश नहीं रहा। उस शाम हरिलाल ने अपनी हवेली से बाहर आकर गांव के सभी किसानों को बुलाया। जब सभी इकट्ठा हुए तो उसने गहरी आवाज में कहा, मैंने अब तक आप सबके साथ जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आज से हर किसान को उसकी मेहनत का पूरा हक मिलेगा और जितनी भी जमीन मैंने आपसे गिरवी रखी थी वह सब आपको वापस करता हूँ। गांव के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही हरिलाल था जिसने उनके सपनों को रौंदा था। लेकिन आज उसकी आंखों में सच्चाई और पछतावा साफ झलक रहा था। उस दिन के बाद से गांव में सब बदल गया। किसानों की जमीन वापस मिलने के बाद उनकी मेहनत रंग लाने लगी। खेतों में पहले से ज्यादा हरियाली थी और गांव में खुशहाली का माहौल। हरिलाल ने न सिर्फ अपने कर्मों को सुधारा बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बन गया। अब गांव में हर किसान गर्व से कहता था, सच्चाई और मेहनत की ताकत सबसे बड़ी होती है। सूरज ने हमें यह सिखा दिया कि कोई भी जमींदार हमारे हक को छीन नहीं सकता और उस गांव में फिर कभी किसी जमींदार ने गरीब किसानों का हक छीनने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए। तो शुरू करते हैं दिल को छू लेने वाली एक और कहानी। आज की कहानी घर की बड़ी बहू की बुद्धिमत्ता और साहस के ऊपर निर्धारित है। हिमाचल प्रदेश के एक खूबसूरत नगर प्रीतमपुर में एक प्रसिद्ध और समृद्ध साहूकार धनीराम अपने बड़े परिवार के साथ रहता था। परिवार में उनकी धर्मपत्नी, 3 बेटे और उनकी 3 बहुएं थीं। धनीराम का घर न केवल धन धान्य से परिपूर्ण था बल्कि उनकी सबसे बड़ी बहू ज्योति अपनी चतुराई और समझदारी के लिए पूरे परिवार में सम्मानित थी। अन्य 2 बहुएं और उनके बेटे साधारण बुद्धि के थे, लेकिन ज्योति अपने व्यवहार, कामकाज और समझ से परिवार में विशेष स्थान रखती थी। इसी वजह से धनीराम हर बड़े फैसले में ज्योति की सलाह को महत्व देते थे। धनीराम का व्यापार पूरे नगर में प्रसिद्ध था। खासकर उनके यहाँ से महल की रसोई के लिए सामग्री जाया करती थी। एक दिन महल से एक विशेष संदेश आया। राजमहल के मंत्री स्वयं धनीराम के पास पहुँचे। धनीराम जी, मंत्री ने आदर से कहा, महारानी के आदेशानुसार 3 दिवस बाद महल में एक भव्य भोज का आयोजन किया जा रहा है। यह भोज हमारे पड़ोसी राज्य सोनप्रीत के महाराज, महारानी और राजकुमार के आगमन की खुशी में रखा गया है।
यह अवसर बेहद महत्वपूर्ण है। महारानी ने भोज के पकवानों की सूची पहले ही तैयार कर ली है। यह रही सामग्री की सूची। कृपया ध्यान रखना कि सामग्री की गुणवत्ता और मात्रा में कोई कमी न हो। धनीराम ने सूची को देखते हुए विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, मंत्री जी, आप निश्चिंत रहें। आज तक मैंने आपके किसी आदेश में कमी नहीं आने दी है। इस बार भी समय पर सारी सामग्री आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। मंत्री ने प्रसन्न होकर कहा, आपकी यही भरोसेमंदी हमें बार बार आपके पास लाती है। वैसे यह अवसर सच में खास है। महाराज ने अपने मित्र के परिवार के साथ हमारी राजकुमारी के विवाह की चर्चा करने के लिए यह दावत आयोजित की है। धनीराम ने चौंकते हुए कहा, यह तो बहुत ही शुभ अवसर है। महल के लिए यह काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं स्वयं सामग्री लेकर महल में उपस्थित हो जाऊंगा। मंत्री ने संतोष की सांस लेते हुए धनीराम को धन्यवाद दिया और वहां से चले गए। मंत्री के जाने के बाद धनीराम ने ज्योति को सारी बात बताई। ज्योति ने ध्यानपूर्वक सूची पढ़ी और उसकी तैयारियों की योजना बनानी शुरू कर दी। पिताजी, यह बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। सामग्री में कोई भी कमी या त्रुटि हमारे प्रतिष्ठा पर असर डाल सकती है। हमें हर चीज का पूरा ध्यान रखना होगा। धनीराम ने गर्व से अपनी बहू की ओर देखा और कहा, ज्योति, तुम हमेशा मेरी चिंता को आधा कर देती हो। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारे नेतृत्व में यह काम समय पर और सही तरीके से पूरा होगा। इसके बाद धनीराम और ज्योति ने मिलकर सामग्री की व्यवस्था शुरू कर दी। महल की दावत के लिए उच्च गुणवत्ता की चीजें जुटाने में पूरे परिवार को व्यस्त कर दिया गया। हर किसी के मन में यह सोच थी कि यह अवसर उनकी प्रतिष्ठा को और ऊंचाई देगा। मंत्री के महल लौटने के बाद धनीराम ने अपने बेटों और नौकरों के साथ मिलकर महल में भेजी जाने वाली सामग्री को एकत्रित करना शुरू किया। धनीराम के चेहरे पर जिम्मेदारी की गंभीरता साफ झलक रही थी। उन्होंने सभी को आदेश देते हुए कहा, देखो, यह सामान हमारी राजकुमारी के ससुराल से आए हुए मेहमानों के लिए भोज तैयार करने में इस्तेमाल होगा। इसलिए हर सामग्री की गहराई से जांच पड़ताल करना अनिवार्य है। याद रखना, हमारी प्रतिष्ठा इस पर निर्भर करती है। नौकरों में से एक बोला, सेठ जी, आज तक कभी भी हमारे व्यापार की गुणवत्ता पर सवाल नहीं उठे हैं। आप निश्चिंत रहें। धनीराम ने गंभीरता से उत्तर दिया, यह सही है कि कोई शिकायत नहीं हुई है, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमेशा अपनी गुणवत्ता बनाए रखें। छोटी सी चूक भी बड़े कलंक का कारण बन सकती है। हर चीज की बारीकी से जांच करो। नौकरों और बेटों ने अपने काम को तत्परता से शुरू कर दिया। बाहर से लाई गई सामग्री को पहले साफ सुथरा किया गया, फिर बड़े करीने से बोरियों में भरा गया। नगर के लोग धनीराम की सामग्री की गुणवत्ता की तारीफ करते नहीं थकते थे और आज इस प्रतिष्ठा को बनाए रखना उनके लिए एक चुनौती थी। कड़ी मेहनत और सतर्कता के साथ पूरी सामग्री महल भेजने के लिए तैयार कर दी गई। धनीराम ने सामग्री को एक आखिरी बार देखा और संतोष भरी नजरों से अपने बेटों और नौकरों की ओर देखा। सेठ जी, सारा सामान गाड़ियों में रख दिया गया है। अब यह बताइए कि इसे महल तक कौन लेकर जाएगा? एक नौकर ने पूछा। धनीराम ने दृढ़ता से कहा, इस बार मैं स्वयं इसे महल तक लेकर जाऊंगा। यह काम बेहद महत्वपूर्ण है और मैं इसे किसी और पर नहीं छोड़ सकता। महल में भोज का आयोजन पूरे उत्साह के साथ किया गया। मेहमानों के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। सोनपत के महाराज, महारानी और राजकुमार बड़े सम्मान के साथ दावत में शामिल हुए। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक एक अप्रत्याशित घटना घटी। भोजन करते समय सोनपत के राजकुमार अचानक रुक गए। उनके चेहरे पर असहजता के भाव थे। महल के सभी लोग हैरान होकर उनकी ओर देखने लगे। क्या हुआ राजकुमार, आप ठीक तो हैं? पालमपुर के महाराज ने चिंता जताते हुए पूछा। राजकुमार ने अपना मुंह खोलकर एक टूटा हुआ दांत और पत्थर का एक टुकड़ा दिखाया।
यह देखकर वहां मौजूद कुछ लोगों के चेहरे पर हल्की हंसी आ गई। सोनपत के महाराज के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगा। यह क्या मजाक है? क्या आपने हमें अपमानित करने के लिए आमंत्रित किया है? यह असहनीय है। प्रीतमपुर के महाराज ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, मित्र, यह सब अनजाने में हुआ है। कृपया हमारी बात सुने। हम दोषी को कड़ी सजा देंगे। लेकिन सोनपत के महाराज और महारानी इस अपमान से बेहद आहत थे। बस बहुत हुआ। हम अपने बेटे को इस तरह अपमानित होते नहीं देख सकते। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। चलिए महारानी। सोनपत का राज परिवार महल छोड़कर अपने नगर लौट गया। प्रीतमपुर के महाराज ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। यह घटना न केवल नगर के लिए बल्कि धनीराम के व्यापार के लिए भी बड़ी समस्या बन गई। राजा का क्रोध चरम सीमा पर था। उन्होंने मंत्री को डांटते हुए कहा, हमने आप सभी को इस आयोजन की महत्ता पहले ही समझा दी थी। फिर भी आपकी लापरवाही के कारण आज हमने न केवल अपनी राजकुमारी के लिए एक योग्य वर बल्कि अपने राज्य के सबसे प्रिय मित्र को भी खो दिया। यह अक्षम्य है। इसका जो भी कारण हो, उसे कठोर दंड मिलेगा। आप तुरंत पता लगाइए कि यह चूक किसकी थी। कल सुबह राज्यसभा में अपराधी को हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत किया जाए। यदि आप इसमें असफल रहे तो आपको भी इस गलती का दंड भुगतना होगा। यह हमारा आदेश है। मंत्री यह सुनकर भयभीत हो गए और तुरंत दोषी का पता लगाने में जुट गए। अपने प्राण बचाने के लिए उन्होंने रसोइयों को पकड़ लिया। रसोइयों ने अपनी जान बचाने के लिए धनीराम का नाम ले लिया। मंत्री ने धनीराम को बुलाकर कठोर स्वर में कहा, धनीराम, यह तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तुम्हारी लापरवाही के कारण हमारी राजकुमारी का विवाह और राज्य की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ गई है। अगर तुमने अपने सामने सामग्री की जांच कराई होती तो यह घटना न होती। अब इस अपराध का दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। धनीराम ने सिर झुकाकर कहा, मंत्री जी, आपकी बात सही है। मैंने यह जिम्मेदारी ली थी और मुझे अपनी चूक स्वीकार है। मैं दंड के लिए तैयार हूँ। अगले दिन राज्यसभा में महाराज ने धनीराम के लिए कठोर दंड सुनाया। उन्होंने आदेश दिया कि धनीराम और उसका परिवार राज्य से निष्कासित किया जाए। महाराज ने यह भी स्पष्ट किया कि नगर छोड़ते समय धनीराम और उसके परिवार के सदस्य अपने शरीर पर पहने वस्त्रों और आभूषणों के अतिरिक्त कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते। धनीराम विवश था। उसने घर लौटकर अपने परिवार को महाराज के आदेश के बारे में बताया। पूरा परिवार गहरे दुख में था, लेकिन किसी के पास कोई विकल्प नहीं था। जाने से पहले धनीराम की बड़ी बहू ज्योति ने सिपाहियों से निवेदन किया, क्या हम अपने साथ रास्ते के लिए कुछ रोटियां ले जा सकते हैं? सिपाहियों ने अनिच्छा से कहा, ठीक है, लेकिन केवल रोटियां, इसके अतिरिक्त कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं है। ज्योति ने मुस्कुराते हुए आभार व्यक्त किया। फिर उसने चतुराई से आटा गूंथकर उसमें 4 बहुमूल्य माणिक्य छिपा दिए। उसने उस आटे की रोटियां बनाई और उन्हें एक पोटली में बांध लिया। जब परिवार नगर छोड़ने लगा तो सिपाहियों ने उनकी पोटली की तलाशी ली। पोटली में केवल रोटियां देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। धनीराम और उसका परिवार नगर से विदा हो गए। दिन भर की लंबी और थकाऊ यात्रा के बाद परिवार एक नए नगर में पहुंचा। वहां उन्हें एक धर्मशाला मिली, जहां उन्होंने रात भर विश्राम करने का निर्णय लिया। रात भर के विश्राम के बाद अगली सुबह धनीराम ने अपने परिवार को एकत्र किया और कहा, हम अब इस धर्मशाला में अधिक समय नहीं बिता सकते। हमें जीवन के लिए भोजन और वस्त्रों का प्रबंध करना होगा। इसलिए आप सभी अपने अपने आभूषण मुझे दे दें। मैं उन्हें बेचकर कुछ धन एकत्र करता हूँ, ताकि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, बड़ी बहू ज्योति आगे बढ़ी। उसने अपनी पोटली खोली और उसमें से एक माणिक्य निकालते हुए कहा, पिताजी, आपको आभूषण बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह लीजिए माणिक्य, इसे बेचकर धन का प्रबंध कर लीजिए। इससे रहने के लिए घर, भोजन और वस्त्रों की व्यवस्था हो जाएगी। साथ ही
आप अपने व्यापार को भी फिर से प्रारंभ कर सकेंगे। धनीराम ने आश्चर्य और गर्व से ज्योति की ओर देखा। ज्योति, तुम्हारी दूरदर्शिता और चतुराई ने आज हमें एक नई राह दिखाई है। यदि तुमने यह माणिक्य न बचाया होता तो शायद हमारी स्थिति और भी दयनीय हो जाती। मैं अभी इस नगर के सबसे बड़े जौहरी का पता लगाता हूँ और इस माणिक्य को बेचकर धन का प्रबंध करता हूँ। तुम सब यही मेरी प्रतीक्षा करना। धनीराम नगर के सबसे प्रसिद्ध जौहरी के पास पहुँचे। जौहरी एक चतुर लेकिन लालची व्यक्ति था। जब धनीराम ने माणिक्य दिखाया तो जौहरी की आंखें चमक उठीं। उसने उस दुर्लभ और बहुमूल्य माणिक्य को देखकर मन ही मन उसे हथियाने की योजना बनाई। जौहरी ने विनम्रता से कहा, साहूकार जी, यह माणिक्य अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान है। इसके लिए मुझे घर से धन मंगाना पड़ेगा। आप थोड़ी देर यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं तुरंत प्रबंध करता हूँ। जौहरी ने धनीराम को एक साधारण सी कुर्सी पर बैठने को कहा, जो कच्चे सूत से बनी थी और जिसमें एक गद्दा रखा हुआ था, लेकिन वह कुर्सी एक गुप्त जाल थी। कुर्सी के नीचे एक छेद था जो सीधे तहखाने तक जाता था। जैसे ही धनीराम उस कुर्सी पर बैठे, कच्चे सूत टूट गए और धनीराम सीधे तहखाने में गिर गए। इससे पहले कि धनीराम संभल पाते, जौहरी ने जल्दी से छेद को एक भारी पत्थर से बंद कर दे और उस पर पहले की तरह कुर्सी रख दी। जौहरी ने माणिक्य को अपनी तिजोरी में सुरक्षित रख दिया और बाहर सामान्य तरीके से व्यवहार करता रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। धनीराम, जो अब तहखाने में कैद थे, अपने परिवार और हालात को सोचकर चिंतित थे। इधर धर्मशाला में पूरा परिवार धनीराम की प्रतीक्षा करते करते परेशान हो चुका था। दिन ढलने लगा, लेकिन धनीराम का कहीं अतापता नहीं था। सभी चिंतित और बेचैन हो गए। बड़ी बहू ज्योति ने गंभीर स्वर में कहा, पिताजी अभी तक वापस नहीं लौटे। यह सामान्य बात नहीं है। उसने अपने पति से कहा, यह लो, यह दूसरा माणिक्य, इसे लेकर बाजार जाओ और पिताजी को खोजो। अगर वह मिल जाए तो यह माणिक्य वापस ले आना, लेकिन यदि वह न मिले तो इसे बेचकर खाने पीने का सामान और वस्त्र लेकर आना। ज्योति के पति ने उसकी बात मानी और माणिक्य लेकर बाजार की ओर चल दिया। बाजार पहुंचकर उसने सबसे बड़े और प्रसिद्ध जौहरी के बारे में जानकारी ली। लोगों ने उसे उसी जौहरी का पता बताया जिसके पास धनीराम पहले गया था। ज्योति का पति जौहरी की दुकान पर पहुंचा। उसने माणिक्य दिखाते हुए कहा, सेठ जी, मुझे यह माणिक्य बेचना है। क्या आप इसकी सही कीमत बता सकते हैं? जौहरी, जो पहले ही लालच में डूबा हुआ था, मन ही मन मुस्कुराया। उसने सोचा, लगता है यह भी उसी सेठ का बेटा है। आज तो मेरी किस्मत चमक गई। बिना दाम दिए मुझे 2-2 अनमोल माणिक्य मिल गए। जौहरी ने सौम्य दिखने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल, मैं तुम्हें इसकी सही कीमत दूंगा। तुम सही जगह आए हो, थोड़ा धैर्य रखो। जौहरी ने ज्योति के पति को भी उसी कच्चे सूत की कुर्सी पर बैठने को कहा और वही चाल दोहराया। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा, कुर्सी टूट गई और वह सीधे तहखाने में गिर गया। नीचे अंधेरे में गिरने पर उसने देखा कि उसके पिता धनीराम पहले से ही वहाँ बंद थे। धनीराम ने उसे देखते ही पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? क्या हुआ? ज्योति के पति ने सारी बात बताई। धनीराम ने सिर हिलाते हुए कहा, यह जौहरी बहुत धूर्त और लालची है। उसने हमें धोखा दिया है। हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई तरीका सोचना होगा। इधर धर्मशाला में जब ज्योति का पति भी वापस नहीं लौटा तो ज्योति की चिंता और बढ़ गई। उसने परिवार के सदस्यों को भोजन और वस्त्रों की व्यवस्था के लिए अपने आभूषण बेचे और सबको समझाते हुए कहा, आप सभी यहीं रहें, जब तक मैं वापस न लौटूं। कोई भी धर्मशाला से बाहर न निकले। मैं स्वयं पिताजी और अपने पति को खोजने बाजार जा रही हूँ। उसकी दृढ़ता और साहस ने परिवार को थोड़ी राहत दी। सभी जानते थे कि ज्योति की बुद्धिमत्ता और निडरता उन्हें
इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। ज्योति ने अपनी पोटली संभाली और दृढ़ निश्चय के साथ बाजार की ओर चल दी, जहां उसकी परीक्षा और भी कठिनाइयों का सामना करने वाली थी। धनीराम और उनके बेटे की खोज में निकली ज्योति ने रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को मात देने का निश्चय कर लिया था। धर्मशाला में परिवार को आश्वासन देकर वह सिपाही का वेश धारण कर बाजार पहुंची। वहां से उसने एक साधारण सिपाही की पोशाक खरीदी और खुद को एक गरीब और बेसहारा युवक के रूप में पेश किया। राजा के दरबार में पहुंचकर उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं एक अत्यंत गरीब परिवार से हूँ। हमारे पास न तो जमीन है और न ही खाने का पर्याप्त साधन। कृपया मुझे अपनी सेना में एक सिपाही के रूप में जगह दीजिए। मैं आपकी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से सेवा करूँगा। राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसकी विनम्रता और आत्मविश्वास देखकर कहा, ठीक है, तुम्हें महल की पहरेदारी का काम दिया जाता है। अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाना। महल में पहरेदारी करते हुए ज्योति को कुछ दिनों बाद पता चला कि पशुशाला में हर रात एक राक्षस आकर उत्पात मचाता है। वह जानवरों को नुकसान पहुंचाता था और महल के लोग इससे बहुत भयभीत थे। ज्योति ने तुरंत राजा से अनुमति मांगी। महाराज, मुझे पशुशाला की पहरेदारी का जिम्मा सौंपिए। मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। राजा ने हैरानी से कहा, तुम्हें मालूम है कि वहाँ एक राक्षस आता है जो हर किसी को मौत के घाट उतार देता है? महाराज, मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे यह काम करने दें। राजा ने अनिच्छा से उसकी बात मान ली। ज्योति ने जंगल के रास्ते में एक ऊंचे पेड़ पर अपनी जगह बनाई। हाथ में तलवार लिए वह सतर्क होकर उस राक्षस का इंतजार करने लगी। आधी रात को उसने देखा कि जंगल से एक बड़ा भयंकर भैंसा सींग उठाए महल की ओर दौड़ा चला आ रहा है। वह समझ गई कि यही वह राक्षस है जिसने पूरे राज्य को आतंकित कर रखा है। जैसे ही भैंसा पेड़ के नीचे से गुजरा, ज्योति ने पूरी ताकत से पेड़ से छलांग लगाई और अपनी तलवार से सीधा भैंसे पर वार किया। तलवार के तीखे प्रहार से भैंसे का सिर धड़ से अलग हो गया। भैंसा जमीन पर गिर पड़ा और राज्य पर मंडरा रहा खतरा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। सुबह होते ही यह खबर महल तक पहुंची। राजा ने ज्योति को बुलाकर कहा, तुमने वह काम कर दिखाया है जिसे कोई नहीं कर पाया। तुम्हारे साहस और पराक्रम के लिए हम तुम्हारे आभारी हैं। तुम्हें जो भी इनाम चाहिए मांग लो। ज्योति ने विनम्रता से कहा, महाराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे इस नगर की रक्षा का भार सौंप दीजिए। साथ ही मुझे यह अधिकार दीजिए कि मैं अपराधियों को तुरंत दंड दे सकूं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी काबिलियत को देखकर हम तुम्हें इस नगर का कोतवाल नियुक्त करते हैं। आज से तुम्हें पूरा अधिकार है कि तुम इस नगर के अपराधियों को दंड दे सको। ज्योति ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से न केवल राज्य को बचाया, बल्कि खुद को एक आदर्श रक्षक के रूप में स्थापित किया। लेकिन उसके मन में अभी भी अपने परिवार को बचाने का संकल्प था और वह अगले कदम की तैयारी में जुट गई। कोतवाल बनी ज्योति ने नगर में अपने ससुर धनीराम और पति की खोज शुरू की। धीरे धीरे उसे यह संकेत मिले कि नगर का सबसे बड़ा जौहरी एक संदिग्ध व्यक्ति है। एक दिन ज्योति अपनी कोतवाल की वर्दी में जौहरी की दुकान पर पहुंची। जौहरी ने उसे आते देखा तो बड़ी श्रद्धा से बोला, अहो भाग्य, नगर की कोतवाल हमारे यहाँ पधारी है। कहिए कोतवाल जी, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ज्योति ने ठंडे स्वर में कहा, राजकुमारी का विवाह निकट है। हमें उनके लिए दुर्लभ और बहुमूल्य माणिक्य चाहिए। यदि तुम्हारे पास हो तो दिखाओ। जौहरी तुरंत अपनी तिजोरी से कई माणिक्य निकालकर ज्योति के सामने रखता है, लेकिन उनमें से कोई भी वो माणिक्य नहीं था जो ज्योति ने अपने ससुर और पति को दिया था। उसने अनमने भाव से कहा, ये सब साधारण है, हमें राजकुमारी के योग्य अनमोल माणिक्य चाहिए। जौहरी हड़बड़ाकर बोला, कोतवाल जी, अब मैं आपको ऐसा माणिक्य दिखाता हूँ
जिसे देखकर आप भी प्रसन्न हो जाएंगी। ज्योति ने जैसे ही माणिक्य देखा, उसे पहचान लिया। उसकी आंखों में क्रोध और संतोष दोनों झलकने लगे। उसने तुरंत आदेश दिया, सिपाहियों, इस जौहरी को गिरफ्तार करो, ये चोर है। जौहरी चौंकते हुए बोला, कोतवाल जी, यह आप क्या कह रही हैं? मैंने क्या चुराया है? ज्योति ने कठोर स्वर में कहा, यह माणिक्य तुम्हारा नहीं है, तुमने इसे एक साहूकार और उसके पुत्र से छीना है। सच सच बताओ, उन्हें कहाँ कैद कर रखा है? जौहरी समझ गया कि अब उसका झूठ नहीं चल पाएगा। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिपाही उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। ज्योति ने फिर दुकान की तलाशी ली। जब उसकी नजर कुर्सी के नीचे रखे पत्थर पर गई, तो उसने सिपाहियों को आदेश दिया, यह पत्थर हटाओ। पत्थर हटाते ही तहखाने का रास्ता दिखाई दिया। ज्योति ने अंदर झांका तो उसने अपने ससुर और पति को बदहाल स्थिति में देखा। उनके शरीर पर चोटों के निशान थे और उनकी हालत बेहद दयनीय थी। ज्योति ने तत्काल उन्हें बाहर निकाला और चिकित्सा के लिए भेजा। इसके बाद जौहरी को राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा ने नाराजगी से पूछा, यह सब क्या है? ज्योति ने सारा प्रकरण विस्तार से बताया। महाराज, यह व्यक्ति न केवल एक चोर है, बल्कि निर्दोष लोगों को कैद करके उनको अमानवीय स्थिति में रहने के लिए मजबूर करता है। राजा ने गुस्से में आदेश दिया, इस दुष्ट जौहरी को तुरंत कारागार में डाल दो, इसे कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। इसके बाद ज्योति ने अपनी वर्दी उतारकर हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मैंने यह सब स्वांग अपने पति और ससुर को खोजने के लिए रचा था। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती, मुझे क्षमा करें। राजा ज्योति की ईमानदारी, साहस और बुद्धिमानी से प्रभावित हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ज्योति, तुमने न केवल अपने परिवार को बचाया, बल्कि इस नगर को एक धोखेबाज से भी मुक्त कराया। तुमने जो किया वह सराहनीय है। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस नगर में बसने की अनुमति देता हूँ। साथ ही तुम्हारे नए व्यापार के लिए हर संभव सहायता की जाएगी। ज्योति ने धन्यवाद दिया। धनीराम और उनका परिवार अब एक नए उत्साह के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए तैयार था। उनकी मेहनत और ज्योति की चतुराई ने एक बार फिर परिवार को न केवल जोड़ा, बल्कि उन्हें और मजबूत भी बनाया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।